तो हाँ, तो हम लोगों ने अब तक क्या किया, तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं जो हम लोगों ने कल किया। ठीक है, पहली वाली वीडियो में तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी रिएक्शन होती है तो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। इसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है, जो सब्सटेंस आपने पहले लिया था अगर उसमें केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो आपका नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, ये बात आ गई। और ये बॉन्ड तभी टूटेंगे जब वे फिजिबल होंगे। बॉन्ड का फॉर्मेशन भी तभी होगा जब बॉन्ड का फॉर्मेशन फिजिबल होगा। ठीक है। तीसरी बात, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम का रीअरेंजमेंट होता है, एटम चेंज नहीं हो जाता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि जब किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक बीच में एरो लगाते हैं, एक तरफ रिएक्टेंट लिखते हैं, एक तरफ प्रोडक्ट लिखते हैं। लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं जनरली, और जो एरो लगता है, जो इस तरीक़े का एरो होता है, वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि रिएक्शन आपका क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब हुआ कि ए से बी बनेगा तो बी से सी नहीं बनेगा। ठीक है, फिजिबल कंडीशन मतलब नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनेगा। ठीक है, ए से बी ही आपका फिजिबल नॉर्मल कंडीशन में फॉर्मेशन होगा। ओके। फिर हम लोगों ने मैग्नीशियम के बारे में बात किया था कि मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, और हमने ये भी बात किया था फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है। और हमने थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल के बारे में बात किया कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। ठीक है। और हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पहले 2 ग्रुप के बारे में बात किया। पहले ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन मेटल एंड सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। और इन दोनों मेटल्स को, दोनों मेटल के ग्रुप को, या फर्स्ट ग्रुप कह लो या फिर सेकंड ग्रुप, दोनों को क्या बोलते हैं, एक्टिव मेटल्स है, क्योंकि दे आर रेडी टू रिएक्ट, मतलब रिएक्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है। और हम लोगों ने क्या बात किया, हाँ तो बस इतना ही हम लोगों ने बात किया। तो आज वहाँ स्टार्ट करते हैं। तो द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूजुअली हैज़ अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस विच इज़ फॉर्म्ड बाय द स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन इट। ओके, जो भी आपने कल मैग्नीशियम रिबन लिया था, जो यहाँ पे शो कर रहा होगा, देखिए ये आपका मैग्नीशियम रिबन है। अगर आप इसे लैब में लेते हो ना, तो होता है क्या है कि जब आप इसको जलाओगे तो, ठीक है, जलाओगे मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे, तो होता ये है कि इसके ऊपर पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। हम लोगों ने कल देखा था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो हम लोग अगर लैब में अगर हमें मैग्नीशियम की रिबन मिलती है तो उसमें क्या होता है, उसमें पहले से ही एक कोटिंग रहती है, चारों तरफ से एक लेयर इसमें जम जाती है। वो लेयर किस चीज़ की होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन पहले से ही रहता है उसमें। क्यों रहता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है और ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट हो जाता है या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। उसको एक हीट मिलता है, ठीक है, फिजिबल कंडीशन मिलता है, एक हीट मिलता है, तो ये फॉर्मेशन कर लेता है पहले से ही। तो हमें क्या करना है, हमें तो मैग्नीशियम जलाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो जलाना नहीं है, वो तो पहले से जला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको रब करते हैं। रब क्यों करते हैं, रब करते हैं ताकि ये जो ऊपर की जो लेयर है ये क्या हो जाए, हट जाए। ठीक है, जिससे हमें प्योर मैग्नीशियम का रिबन मिल जाए, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम यूज़ करना है, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है इतनी बात। ओके, तो ये अब देखिए, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है ना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। किसके लिए, इन मेटल्स के लिए, क्योंकि रिएक्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं रिएक्ट हो पाएंगे, क्योंकि ऊपर से एक लेयर जम जाती है, ठीक है, ऑक्साइड की एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर दोबारा ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा तो ये कहेगा नहीं नहीं भाई, हमारा मेटल तो भीतर छुपा हुआ है, ठीक है, हम तो ऑक्साइड की लेयर हैं, हमारे साथ आप रिएक्ट नहीं कर सकते। बात आ रही समझ में। तो इस तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है। मैंने क्या बोला, प्रोटेक्टिव लेयर। तो मैग्नीशियम अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। प्रोटेक्टिव इन द सेंस कि वो अपने आप को इनर्ट करने की कोशिश करेगा, और वो इनर्ट मतलब अपने आप को किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग हो गई है। ठीक है, तो जो भी ऑक्साइड यहाँ बन रहा है वो ऑक्साइड आपका प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा। ओके, तो क्या ये प्रोटेक्टिव लेयर किसी और मेटल में भी होता है? बिल्कुल होता होगा, उसको भी ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये याद रखना है कि हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड पे कोटिंग हुआ, वो प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, आगे चलिए, कहाँ थे हम लोग, हाँ। सो बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर। ठीक है, सैंड पेपर से आप रब कर देते हैं।
दिस इज़ डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्यों किया जाता है? ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्या हो जाए, हट जाए फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन सो दैट इट मे रेडली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर। ठीक है, ताकि वो ईजिली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए हीट करने पे। ओके, अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट द डेजलिंग वेरी ब्राइट वाइट लाइट गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ हार्मफुल टू द आइज। ठीक है, तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट कोई करते हो तो कुछ हिदायत दी जाती है आपको कि भैया कि ये अगर जलाओगे तो थोड़ा ये ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस लेने के लिए बोल रहा है कि जब भी आप ये जो डेजलिंग फ्लेम यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपकी आंखों के लिए थोड़ा हानिकारक है, तो इससे थोड़ा बच के रहना आपको। ठीक है, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें, इसीलिए कहते हैं कि टीचर के देख रेख में कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ओके, चलिए आगे करते हैं। सो द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय कीपिंग इट एज़ फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आई। ठीक है, आँखों से दूर रखना है आपको ये जब मैग्नीशियम रिबन जलाओगे आप ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। वी कैन परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एज फॉलोज। ठीक है, तो ये वही बार बार बातें बता रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, रिविज़न ही तो करना है हम लोगों को, रिवाइज भी करना है ताकि हमारे दिमाग में बिल्कुल चीज़ें फिट हो जाए। ठीक है, ओके, तो इसने बोला है 2 सेंटीमीटर मैग्नीशियम के रिबन लीजिए एंड क्लीन इट विद द रबिंग सरफेस विद द सैंड पेपर। ठीक है, तो इसका तो टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट बाय रबिंग इट्स सरफेस विद सैंड पेपर। सेकेंड क्या बात बता रहा है कि होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद ए पेयर ऑफ अ टोंग एट वन एंड हीट इट्स अदर एंड ओवर अ बर्नर। ठीक है, अब देखिए जब मैग्नीशियम रिबन लेते हो तो आप ऐसे हाथ में नहीं ले लेते हो, हाथ में पकड़ के आप ऐसे जलाने लग जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो चिमटे जैसा जो आपका दे रखा था पेयर ऑफ टोंग्स हैं। ठीक है, चिमटा जैसा होता है वैसा ही है। ठीक है, ये आपकी मैग्नीशियम रिबन है और ये आपका ये बर्नर है। ठीक है, और ये फ्लेम हम लोग इसमें हीट दे रहे हैं इसको। ठीक है, ताकि मैग्नीशियम रिबन जल जाए। तो ये थोड़े हमें काम करने हैं ताकि हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये जो ऐश देख रहे हो, ये जो राख जैसी आपको मिलेगा वो वाइट पाउडर का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, वाइट पाउडर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। तो ये जो वाइट पाउडर है, ठीक है, ये वाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। द मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स बर्निंग विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। ठीक है, हो जाएगा। Hold the burning magnesium ribbon over a watch glass so that the magnesium oxide powder being formed collects in the watch glass। ठीक है, तो जब भी आप मैग्नीशियम रिबन जलाएंगे तो एक नीचे कटोरी जैसा रख लेंगे जिसे वॉच ग्लास बोला जाता है। ठीक है, कांच का ग्लास होता है, वॉच ग्लास बोल रहे हैं इसको। ठीक है, एक वॉच का ग्लास मतलब वॉच ग्लास है। ठीक है, ओके, आगे देखिए। इट इज़ नॉट दैट केमिकल रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट ओनली इन ए साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, अब ये नहीं, अब देखिए केमिस्ट जो होते हैं, केमिस्ट ज़रूरी नहीं है आपके केमिस्ट्री लैब में बैठे रहे या फिर किसी दवाई की दुकान पर, मतलब कुछ भी हो। आपकी मम्मी सबसे अच्छी केमिस्ट्री में महारत हासिल होती है आपकी मम्मी को। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से केमिकल से घिरी हुई है। क्या NaCl केमिकल नहीं है? सोडियम क्लोराइड केमिकल नहीं है? क्या ऑयल जो होता है क्या केमिकल नहीं है? क्या वाटर नहीं होता है? ठीक है, मम्मी आपकी खाना बनाती हैं, ठीक है, तो वाटर का भी यूज़ करते हैं, NaCl भी यूज़ करते हैं ये, ठीक है, सिरका वगैरह यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड जो भी है, विनेगर जिसे विनेगर भी बोला जाता है। तो ये डिफरेंट जो आप यूज़ करते हैं खाने में, तो ये भी एक तरह का केमिकल ही है जिसे आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आपको एक लेबोरेटरी की आवश्यकता हो, वहीं पे रिएक्शन होते हों। ठीक है, बहुत जगह रिएक्शन होते हैं और हर जगह रिएक्शन ही रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, इस दुनिया में। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो इट इज़ नॉट दैट केमिकल रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट ओनली इन ए साइंस लेबोरेटरी। अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन कीप ऑन अकरिंग इन आवर डेली लाइफ। सोरिंग ऑफ मिल्क, देखिए मिल्क जब आपका खट्टा हो जाता है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। व्हेन लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, गर्मी में आप जब मिल्क को रख देते हो तो वो खट्टा हो जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, मिल्क का कर्ड में फॉर्मेशन होना। ठीक है, दही में बन जाता, जो दही बन रहा है, आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये रिएक्शन होता है, मतलब मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन। तो ये भी एक तरह का रिएक्शन है, केमिकली बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। मिल्क की अलग होती है प्रॉपर्टी, कर्ड की अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है,
कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, खाना बनाते हो तो उसमें पूरा ही रिएक्शन होता है। एक बहुत सारी चीज़ें आप मिलाते हो और एक अच्छा सा खाना आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा हीट भी देते हो, थोड़ा क्या देते हो, हीट ही देते हो, और क्या, बात आ रही समझ में। तो ये भी एक तरह का रिएक्शन ही है। आगे देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ठीक है, आपका डाइजेशन होता है फूड, वो भी एक तरह का रिएक्शन ही है। आपने कुछ भी खाया तो वो कहाँ जाता है, अमावस्या में जाता, मतलब स्टमक में जाता है, तो यहाँ पे डाइजेशन होता है, ठीक है। तो जो भी आप खाना खाते हो और उसका जो डाइजेशन होता है वो भी एक तरह का क्या है, रिएक्शन है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर में, बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज़ आल्सो ए केमिकल रिएक्शन, ये भी एक तरह का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, वो आपकी बॉडी में हो रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है लेबोरेटरी में ही हो, ठीक है, बार बार ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो आप प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब, अब देखो आपने डाइजेशन कर लिया, मान लीजिए आपका ये खाना यहाँ तक आया था, ये आपका स्टमक है, ठीक है। स्टमक क्या करेगा, मान लीजिए आपकी ये रोटी है, ठीक है, एनालॉगी है, बिल्कुल हाइपोथेटिकल मैं कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है, इसको एग्जैक्ट मत मान लेना, बस समझाने के लिए। क्या, मान लीजिए एक रोटी है, तो इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े करेंगे दांतों से, आप इसको थोड़ा तोड़ेंगे, तो वो भी एक तरह का रिएक्शन हुआ, मैकेनिकल रिएक्शन हो गया वो, ठीक है। मैकेनिकली आपने, मतलब वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, मैकेनिकली आपने उसको तोड़ा, ठीक है। तोड़ने के बाद यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, केमिकल डाइजेशन होगा उसका। केमिकल डाइजेशन मतलब ग्लूकोज है, मान लो आपने ग्लाइकोजन खाया, ठीक है, मान लो आपने क्या खाया, चलो ले लेते हैं लैक्टोज वगैरह, ठीक है। मान लीजिए आपने लैक्टोज वगैरह लिया, लैक्टोज कहाँ मिलता है, आपका मिल्क में मिलता है, ठीक है। तो ये सब आपने जब खाया तो लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। बात आ रही समझ में, मैंने क्या बोला, लैक्टोज आपका मिल्क में मिलता है, लैक्टोज में क्या क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अब तुम कहोगे ये सब क्या है, ये सब हम बाद में देखेंगे, ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। आपको पता है जब आप खाना खाते हो तो मेनली क्या क्या खाते हो, फैट खाते हो, ग्लूकोज खाते हो, है ना, प्रोटीन खाते हो, विटामिन वगैरह जो भी है। तो ये जितना भी सारा भीतर इंटेक करते हो तो उसका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब कि ये सब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट तो गए, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट तो गए, यहाँ पे ये जो आपका स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यहाँ पे डाइजेशन होगा, यहाँ पर आ गया, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपका। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। बस थोड़ा समझाने के लिए कि मान लीजिए आपने ये खाना खाया, तो ये खाना बहुत, मान लीजिए आपने एक रोटी इतना बड़ा खाया था, वो छोटा हो गया, बिल्कुल इतना छोटा छोटा हो गया। अब ये आपके ब्लड में जाता है, तो ब्लड में यहाँ पे ब्लड की कैपिलरीज होती हैं और इसमें इधर आ जाता है ब्लड में, तो ब्लड में आ गया तो आगे जाके डिफरेंट टिश्यू या सेल के पास ले जाएगा, और सेल के पास ले जाएगा तो मान लीजिए ये आपका सेल है और यहाँ से ब्लड कैपिलरी चल रही हैं, ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, फ़िलहाल ध्यान से सुनो कि आपने खाना खाया, उसका डाइजेशन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में आ गया, कैसे आ गया वो देख लेंगे बाद में, बस आ गया, ब्लड में आ गया। अब ब्लड पूरी बॉडी में जाता रहता है, पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है, पूरी बॉडी में जाएगा, हर एक टिश्यू के पास जाएगा, हर एक सेल के पास जाएगा। तो मान लीजिए ये है आपका ब्लड वाला पाइप और यहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारा ग्लूकोज है, तो यहाँ से ग्लूकोज इस सेल में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इस सेल में क्या होगा, इस सेल में होता है, मान लीजिए आपका ये सेल है, इसमें आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया है। अब और साथ साथ जब ब्लड चलता है, ब्लड का मेन काम क्या होता है, ब्लड का मेन काम यही होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, मिनरल वगैरह को इधर उधर ले जाता है, ठीक है, फूड वगैरह के जो पार्टिकल्स हैं उनको इधर उधर ले जाता है। फिलहाल इतना याद रखो, ठीक है। तो दोबारा से ब्लड में आपके पास ऑक्सीजन भी है और ग्लूकोज भी है, वो इधर आए और ऑक्सीजन भी आ चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जल जाएगा। देखो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन होगा, आपको पता है ना, ग्लूकोज आपने खाया है और ऑक्सीजन भी आ गया है, ऑक्सीजन। अब आप ये मत कहना कि यार ये ब्लड में क्यों नहीं हो गया ये वाले रिएक्शन, सेल में जाने की क्या आवश्यकता है।
तो ब्लड में वो कंडीशन उसको नहीं मिली है, वो जाके कंडीशन कहाँ मिल रही है आपको, सेल में जाने के बाद वो कंडीशन मिलेगी कि वो आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर रिएक्शन होगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। बात आ रही है समझ में। अब ये नहीं यहाँ पे आपने सोडियम क्लोराइड मान लीजिए आपने यहाँ पे एक एसिड रख दिया, यहाँ पे एक बेस रख दिया और बिल्कुल अलग अलग कंटेनर में रख दिया, तो क्या आपस में रिएक्ट कर जाएंगे? नहीं रिएक्ट करेंगे, उनको मिलाना पड़ेगा ना, एक पर्टिकुलर मीडियम देना पड़ेगा, उनको मिलाओ। तो वैसे ही ये बेशक ब्लड में है, लेकिन इनको वो पर्टिकुलर कंडीशन मिल नहीं रही है कि आपस में रिएक्ट कर जाए। इनको कहाँ आना पड़ रहा है? सेल के पास आना पड़ रहा है। सेल में वो कंडीशन है कि ग्लूकोज प्लस O2 मिल के क्या बनाएगा, चलिए देखते हैं क्या बनाएगा। ये आपका क्या, ग्लूकोज प्लस O2 क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी को हीट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और क्या बनाया, CO2 H2O और एनर्जी। CO2 तो कहाँ चला जाएगा, वापस में ब्लड में आ जाएगा। सेल्स जैसे O2 ब्लड में आया, जैसे O2 ब्लड से सेल में चला गया, वैसे CO2 सेल से ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। और जो वाटर होगा वो आपको पता ही है, वाटर डिफरेंट मीडियम में यूज़ हो जाता है, ठीक है। वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट ना, हमें पता है, तो वाटर कोई हमें हानिकारक तो देने वाला नहीं है। एनर्जी साथ साथ में हमें क्या मिला है, एनर्जी। अब ये नहीं कि जैसे लकड़ी जलती है ऑक्सीजन के साथ तो फ्लेम आता है, तो यहाँ पे हमें फ्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कराया, पर्टिकुलर मीडियम दिया तो आग जल गई, आग नहीं जलेगा, थोड़ा सा हीट मिलेगा हमें, ठीक है। ATP की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, ठीक है। उसका हम अलग अलग यूजेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी आप हाथ से काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आँखों को झपका रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ सुन रहे हैं, हर एक में कुछ ना कुछ एनर्जी यूज़ हो रही है। ऐसे नहीं आपका सिस्टम चल रहा है, ठीक है। आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो एनर्जी इसी तरीके से आती है आपका, ठीक है। ओके, तो ये जो प्रोसेस जो भी हुआ, ग्लूकोज से O2 का रिएक्शन और CO2 का मिलना और वाटर का मिलना एंड एनर्जी का मिलना, ये जो रिएक्शन था इसे बोलते हो आप रेस्पिरेशन। क्या बोलते हो? रेस्पिरेशन। तो हमें देखा ना कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ओके, आगे क्या है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, फर्मेंट हो जाता है। फर्मेंटेशन का क्या मतलब होता है? हाँ, तो फर्मेंटेशन का क्या मतलब हुआ? फर्मेंटेशन का मतलब ये हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। कहाँ से होता है अल्कोहल का फॉर्मेशन? आपका मान लीजिए कोई शुगर है, तो शुगर से अल्कोहल का फॉर्मेशन। अब शुगर मान लीजिए ये आपका जो ग्रेप्स है, अंगूर वगैरह है, तो अंगूर वगैरह आपकी मीठी चीज़ है, उसमें जो आपका कोई केमिकल रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा क्या? फर्मेंटेशन कहलाएगा, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग जाता है आपके लोहे में, ठीक है। आपके बहुत सारे गेट वगैरह होंगे, ठीक है, कोई ऐसा मटेरियल होगा जो कि आयरन से बना होगा, ठीक है। तो आयरन वगैरह में रस्टिंग हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है? व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, जब आप नमी वगैरह में उसको छोड़ देते हैं तो वो रिएक्शन हो जाता है। ओके, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक ओड, कोल, कैरोसिन, पेट्रोल एंड LPG वगैरह, ठीक है। तो ये भी ये तो समझ में आ ही रहा है कि भैया वो सीधा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और बर्न करेगा, ठीक है। आगे, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, राइपनिंग ऑफ फूड एंड राइपनिंग ऑफ फूड में मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका ये आम था, अब ये आम कच्चा था, कच्चा से पक्का बन गया, कच्चा से आम कैसा बन गया? पका हुआ बन गया। तो ये पहले था खट्टा और खट्टा से क्या बन गया? मीठा आम बन गया। तो जो खट्टे वाले में जो केमिकल का जो कंपोजिशन है वो कुछ और होगा और मीठे वाले में कुछ और होगा। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ, ये जो चेंज आया है खट्टे से मीठे में, तो राइपनिंग ऑफ फूड में फल वगैरह का जो पकना है वो भी तो एक तरह का केमिकल रिएक्शन भी कहलाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हर जगह केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो इन लास्ट में क्या बोला है? आर ऑल केमिकल चेंजेस विच इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। इन ऑल दिस केसेस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस चेंज बिकॉज और द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन इट, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ अराइजेज, हाउ डू वी कम टू नो
that a chemical reaction has taken place. This will become clear from the following discussion on the characteristics of a chemical reaction. तो अब देखिए, हम लोगों को ये पता है भैया केमिकल चेंज आएगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, तो हमें पता कैसे चलेगा क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा हाँ भाई इस पर्टिकुलर चीज़ में केमिकल रिएक्शन हुआ और ये बना होगा। तो हमने स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि मान लीजिए कार्बन लिया तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो क्या बनता है, CO2 बना, तो गैस निकला ना, तो गैस का फॉर्मेशन, गैस का इवोल्यूशन होगा तो हम कह देंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जिससे हमें पता कर सकें कि हाँ भाई इस चीज़ में केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो वे कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से बेसिकली आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है देखिए, characteristics of chemical reaction. In a chemical reaction, the substances known as a reactant are converted into new substance called the product. The conversion of reactants into product in a chemical reaction is often accompanied by some features which can be observed easily. The easily observable features or changes which take place as a result of the chemical reactions are known as characteristics of chemical reaction. ठीक है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट हमेशा आपका प्रोडक्ट में, जो भी आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसी में क्या बोलेंगे कि इसमें केमिकल रिएक्शन होगा। ऐसे कौन कौन से फीचर है जिससे हमें पता चल जाए, ऑब्जर्व कर सकें कि हाँ भैया इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ये है वो वाली चीज़ें, कौन कौन सी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं इसको थोड़ा एक बार याद करने के लिए क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं GST CP, कनॉट प्लेस GST, ठीक है। C4 कह सकते हैं हम लोग चेंज इन कलर, P4 फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, G4 इवोल्यूशन ऑफ गैस, S4 चेंज इन स्टेट एंड T4 चेंज इन टेम्परेचर। तो आप इसे ऐसे तरीके से, इस तरीके से याद कर सकते हैं, CP GST, या फिर कनॉट प्लेस में GST लग गया मेरा, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी कर लीजिए, आपको ये जो भी करैक्टर है 5 करैक्टर इसको याद करना है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये जो 5 करैक्टर है, हो सकता है किसी में एक हो, किसी में सिर्फ गैस ही गैस इवॉल्व हो रहा हो सकता है किसी में गैस भी इवॉल्व हो रहा हो, कलर में भी चेंज आ रहा हो, तो डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन कैसा है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो 5 करैक्टर है ये उन्हीं में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कलर में चेंज आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ या कम हो सकता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट जम जाएगा, प्रेसिपिटेट का मतलब अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। स्टेट में चेंज आ जाएगा, कोई सॉलिड है तो गैस में चेंज हो जाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हम लोगों ने लिया था, हीट किया था तो कैल्शियम ऑक्साइड बना था प्लस CO2 बना था, CO2 आपका गैस फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो स्टेट में चेंज आ जाए, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किस चीज़ के, केमिकल रिएक्शंस के। अब हम डिटेल में हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर गैस में चेंज होगा तो कौन कौन से रिएक्शंस हैं। अब यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। और स्टेट में चेंज हो रहा है तो कौन कौन से एक आपके केमिकल रिएक्शन है उनको आपको याद करना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एनी वन ऑफ दिस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन टेल अस वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट, ठीक है। इनमें से कोई सा भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिख जाएगा तो हम क्या देंगे, रिएक्शन में कोई रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल, इफ़ ऑन मिक्सिंग 2 सब्सटेंसेस ए गैस इज इवॉल्व, मान लीजिए आपने 2 सब्सटेंस को मिक्स किया, गैस इवॉल्व हुआ, देन वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, और हम क्या कह देंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ है क्योंकि गैस निकली है। ओके, वी विल नाउ गिव एग्जांपल्स टू शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस 1 by 1, ठीक है। तो हम हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स का, कि गैस इवॉल्व हो रहा है तो किस रिएक्शन में हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है तो किस रिएक्शन में हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो किस रिएक्शन में हो रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो किस रिएक्शन में हो रहा है। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितने भी आपके रिएक्शंस हैं उनको आपको अब याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है, फिर भी मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा आपको उसको कैसे याद करना है, ठीक है। ओके, तो पहला है आपका फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है। कुछ रिएक्शन आपके होते हैं जिसमें गैस का फॉर्मेशन होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन बबल्स ऑफ अ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। अब थोड़ा यहाँ से इस बात को
अलग करके कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें वर्ड यूज़ किया गया है जिंक ग्रैन्यूल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बबल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए सिंपली पहले बता देते हैं इसने क्या बोला है। इसने बोला है जिंक लिया, H2SO4 लिया कंसनट्रेटेड डाइल्यूट, और क्या बनता है आपका हाइड्रोजन गैस के बबल बनते हैं। अब सुनिए ये तो रिएक्शन होता है। जिंक ग्रैन्यूल बोला है, ग्रैन्यूल का मतलब ग्रेन समझते हो ना, दाने दाने जैसा, दाने दाने जैसे, जैसे या हिंदी में बोलते हैं बुरादा, बुरादा वगैरह लिया। उसको आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में क्या था आपका H2SO4 था, डाइल्यूट H2SO4 था। अभी बताता हूँ ये डाइल्यूट का क्या मतलब होता है, कंसनट्रेटेड का क्या मतलब होता है। डाइल्यूट H2SO4 था, उसको आपने इसमें डाला। इसमें डालने के बाद इसमें बबल बनते हैं। वो बबल होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं, वो बबल होते हैं क्योंकि इन दोनों में रिएक्शन होता है। इन दोनों में रिएक्शन होने के बाद आपका ये गैस तो निकलता ही निकलता है। ठीक है, नॉर्मली आप ये याद रख लीजिएगा। क्या मेटल, जब देखिए जिंक आपका एक मेटल है, जिंक क्या है आपका एक मेटल है जिसका सिंबल क्या है Zn। ओके, जिंक आपका एक मेटल है जिसका सिंबल क्या है Zn। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था जिंक आपका एक मेटल है। जब भी आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट तो आपका H2 गैस तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, जिंक सल्फेट, बात आ रही समझ में। तो इसमें आपने क्या देखा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। तो हाँ, गैस इवोल्व हुआ, हम कह देंगे हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ उस बात पे जो मैंने बोला था कि डाइल्यूट का क्या मतलब होता है। देखिए मान लीजिए ये आपका एक कंटेनर है और ये आपका ये कंटेनर है। दोनों कंटेनर का डायमेंशन सेम है। डायमेंशन सेम का मतलब इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, सब सेम है। ठीक है, मतलब सेम वॉल्यूम का है, सेम वॉल्यूम का है। अब इस वॉल्यूम में मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2 बॉल हैं, सॉरी 5 बॉल हैं यहाँ पे। यहाँ पे कितनी बॉल्स हैं, बहुत सारी बॉल्स हैं, मान लीजिए इतनी सारी बॉल हैं। तो मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा क्या, कि ये वाला जो डिब्बा है ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड मतलब इसमें ज़्यादा बॉल्स हैं और इसमें बॉल्स कम है, तो मैं बोलूँगा ये डाइल्यूटेड है। ओके, जिसमें मैंने ये बॉल डाला है उसमें क्या होगा, एयर होगा क्योंकि डिब्बा है तो एयर होगा। मान लीजिए एयर ना हो के हमने पहले ही इसमें वाटर डाला हुआ है और बॉल की जगह हम लोगों ने H2SO4 डाला हुआ है। H2SO4, एक H2SO4, 2 H2SO4, इस तरीके से बहुत सारे H2SO4, मतलब 2-3 ड्रॉप डाल दिया हम लोगों ने। मान लीजिए 5 ड्रॉप डाला हुआ है, तो कहेंगे क्या कि ये वाला जो वाटर है जिसमें 5 ड्रॉप ऑफ H2SO4 है, ये डाइल्यूटेड H2SO4 है। डाइल्यूटेड मतलब बहुत ज़्यादा वाटर है और बहुत ही कम क्या है H2SO4 है। और इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में आपका H2SO4 ज़्यादा है, इसमें बहुत सारी बूंदे हैं H2SO4 की, तो हम क्या बोलेंगे ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। अब देखिए ये जो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट है ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब तुलनात्मक है, एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड भी पैरामीटर सेट कर रखे, हाँ भाई इतना अगर कंसनट्रेशन होगा तो हम कह देंगे कि हाँ ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है और ये कम कंसनट्रेटेड है। फ़िलहाल हमें ये याद रखना है ये एक रिलेटिव टर्म है। ठीक है, आपको 2 डिब्बे गिवन हैं तो आप बता सकते हैं ये ज़्यादा डाइल्यूटेड है, ये कम डाइल्यूटेड है या फिर ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। बात आ रही है समझ में। तो ये वही बात बता रहा है कि जब आपको ये रिएक्शन परफॉर्म करना है, जिंक ग्रैन्यूल जो दाने दाने बुरादा लिया, जब आप इसको H2SO4 में डालोगे तो H2SO4 में डायरेक्ट नहीं डाल दोगे, वो H2SO4 पहले पानी में डाला हुआ होगा और बहुत ही कम उसमें H2SO4 होगा। ठीक है, डाइल्यूट बहुत ही कम, ज़्यादा करोगे तो गैस ज़्यादा निकलेगी और वायलेंट रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब भी आपका H2SO4 जिंक के साथ रिएक्ट करेगा या मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक H2 गैस निकलेगा, अभी अभी मैंने बताया था। और ये H2 गैस जब निकलता है तो ये मान लीजिए H2 गैस का बबल है और इसमें H2 है और इसके आगे थोड़ा सा भी हीट दे दोगे आप तो ये फूट जाएगा बबल। फूटने के बाद क्या देगा, साउंड देगा। कौन सी साउंड देगा, पॉप साउंड देगा, पॉप साउंड देगा। ठीक है, तो ये जो पॉप साउंड आएगा ये कैसे साउंड आएगा, जैसे कि मैं आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे करके, तो ये जो आवाज़ आई है इस तरीके आवाज़ जो आती है ये पॉप साउंड देगा।
अब सोचिए छोटा सा बबल है, उसमें इतनी आवाज़ है और आपने बहुत ज़्यादा इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, बहुत सारा H2 गैस निकलेगा और उसमें साउंड आएगा तो वायलेंट हो सकता है ना रिएक्शन, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। आपको ये याद भी रखना है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्लीज़ नोट दैट वी कैन आल्सो यूज़ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन। अब देखिए हम लोगों ने बात किया था H2SO4, तो यहाँ पे बोल रहा है नोट करने के लिए कि आप इसकी जगह डाइल्यूट, ये भी डाइल्यूट लेते थे हम लोग, हाँ इसकी जगह डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl यहाँ पे, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बेसिकली दोनों एसिड हैं और हमें क्या मिलाना है, हमें तो सिर्फ मेटल मिलाना है, जिंक है जो कि हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा किसका, एसिड का, तो क्या देगा H2 गैस, तो दोनों केस में देगा, ठीक है। तो यही बात बता रहे इस लाइन में। ओके, वी कैन परफॉर्म दिस केमिकल रिएक्शन इन द लेबोरेटरी एज फॉलोज। तो ठीक है, ये बातें तो हो गई, अब देखते हैं लेबोरेटरी में इसको कैसे परफॉर्म किया जा रहा है। तो देखिए, टेक ए सम जिंक ग्रैन्यूल इन ए कॉनिकल फ्लास्क। तो ये देखिए मैंने बोला था टेस्ट ट्यूब लीजिए, यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, कॉनिकल फ्लास्क, तो ले सकते हैं, कॉनिकल फ्लास्क ले सकते हैं। अब देखिए कॉनिकल फ्लास्क क्यों ले गए ये भी सोच सकते हैं, लेकिन चलो देखते हैं क्या है। टेक ए सम जिंक ग्रैन्यूल इन ए कॉनिकल फ्लास्क। तो ये आपका है कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल इसलिए बोला क्योंकि ये कौन शेप का आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नीचे से ब्रॉड है, ऊपर से नैरो होता जा रहा है, फिर ये हाथ से यहाँ तक सिलेंड्रिकल है, बता रही समझ में। ओके, तो ये आपका है कॉनिकल फ्लास्क, इसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, ठीक है, ये आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला हुआ है, और इसमें जो बबल दिख रहे हैं वो आपके H2 गैस के बबल हैं, और इसमें सबसे पहले क्या डाला था आपने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद आपने जिंक ग्रैन्यूल डाला होगा, उसके बाद बबल का फॉर्मेशन होगा, आपस में रिएक्शन हुआ होगा, बबल आया और बबल ऊपर उठता जा रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा जब आप ये रिएक्शन लैब में परफॉर्म करेंगे। ओके, आगे देखिए क्या लिखा है, इफ़ वी टच द कॉनिकल फ्लास्क विद आवर हैंड वी विल फाइंड दैट इट इज़ समवट हॉट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आप ये रिएक्शन हो रहा होगा, अगर आप इस वॉल को, इसके फ्लास्क को टच करेंगे हैंड से, तो आपको क्या पता चलेगा, ये तो गर्म हो गया है, मतलब हीट इसमें आ गया है, मतलब पहले ठंडा हुआ रहा होगा और अब क्या हो गया है, हॉट हो गया, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। देखिए हमें टेम्परेचर भी चेंज यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा ये याद ही रखना है कि वो जो हमने बातें की थी कौन कौन सी, CPGST मतलब चेंज इन कलर, P फॉर फॉर्मेशन ऑफ PPT, G फॉर इवोल्यूशन ऑफ गैस, S फॉर चेंज इन स्टेट एंड T फॉर चेंज इन टेम्परेचर। तो हम लोगों को यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस प्लस चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि आपका बीकर या फिर ये जो कॉनिकल फ्लास्क है ये कैसा हो गया, हॉट हो गया। ओके, आगे देखिए, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड लाइक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ भी ले सकते हैं, एसिड ही लेना हमें, तो इवन देन हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व, दोनों केस में इवॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि मेटल के साथ रिएक्ट किया। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच ए गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोर्ड ओवर अ सोडियम कार्बोनेट इन ए टेस्ट ट्यूब, ठीक है। वो हमने जो पहले रिएक्शन किया था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। वो क्या है, जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, तो ठीक है मैं डाइल्यूट यहाँ लिख देता हूँ, डाइल्यूट HCl लिख दिया हम लोगों ने, प्लस में क्या डालना है, पोर का मतलब इसमें डाला पोर्ड ओवर सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला आपको याद होगा Na2CO3। अब ये कैसे आता है Na2CO3, अभी देखेंगे इसको, ये सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला कैसे आया, थोड़ा रिवाइज कराएंगे 9th क्लास का थोड़ा सा। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट को डाला तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस मिलेगा, CO2 मिलेगा, और साथ में कुछ और भी मिलेगा, वो हम लोग नहीं देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि गैस उसमें इवॉल्व हुआ। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ करेक्टराइज बाय द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पहले वाले में क्या था, जिंक ग्रैन्यूल में H2SO4 डाला था तो H2 गैस निकला था, गैस निकला था। इस वाले केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट या फिर Na2CO3 में अगर आपने मिलाया तो क्या मिल रहा है आपको, CO2 गैस मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, रिएक्शन
हुआ क्योंकि गैस निकल रही है। ओके, अभी मैं क्या बात बता रहा था कि Na2CO3 का फॉर्मूला आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि यह सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 होता है। ठीक है, देखिए ये सारी बातें आपको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे भी लिख सकता था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा ऐसे करके, और चलो लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम। देखिए सोडियम का SOD डॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कार्बोनेट। ठीक है, तो क्या निकलेगा CO2 का हमें गैस। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि क्या मतलब रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें अभी फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले क्या है। तो चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ। Na2CO3 बोला था मैंने, ठीक है। आप लोगों ने 9th क्लास में सुना होगा कि Na पे क्या चार्ज आता है, प्लस। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए कि ये जो Na2CO3 होता है ये एक तरह का सॉल्ट है। क्या है? एक तरह का सॉल्ट है। अब सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट में क्या होता है? सॉल्ट में एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, कैटायन नहीं होता है क्या? H+। कैटायन क्या नहीं होना चाहिए आपका? H+ नहीं होना चाहिए, और एनायन क्या नहीं होना चाहिए? OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जितने भी आपके कैटायन होंगे या फिर एनायन होंगे वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर एनायन यूज़ कर सकते हो हाइड्रोक्साइड आयन के छोड़ के। ठीक है, दोबारा से सुनिए, सॉल्ट में क्या होता है? कैटायन और एनायन होता है। आपका कैटायन क्या नहीं होना चाहिए? हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं होना चाहिए, और एनायन क्या नहीं होना चाहिए? हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? हमें देखा सोडियम एक्ट कर रहा है कैटायन की तरह, तो ये है Na+। और कार्बोनेट क्या है? CO3 2- ऊपर, तो ये देख रहे हैं हम लोग एनायन, जो कि आपका हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। तो ठीक है, तो एक कैटायन है मेरे पास और एक एनायन है, इन दोनों को मेरे को मिलाना है। अब देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि अगर CO3 2- है और यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे देखिए एक प्लस है, यहाँ पे कितने माइनस है? 2 माइनस है। अब बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? जब कोई भी चीज़ न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल का मतलब अगर आपने गाड़ी चलाया होगा तो गियर होता है उसमें, 1 2 3 गियर होता है, तो न्यूट्रल में रहती है तो गाड़ी सीधी रहती है, मतलब खड़ी रहती है। ठीक है, जब उसमें रेस देते हो तो क्या होता है? आगे जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसको हमें न्यूट्रल बनाना है, तो चार्ज शुड बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? या तो नेगेटिव को कम कर दूँ, या तो मैं ऐसा कर दूँ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन घटा दूँ, जिससे क्या हो जाए? CO3- हो जाए। देखिए ये काम होता नहीं है नेचर में। ठीक है, तो हम ये काम तो करने वाले नहीं हैं। होता क्या है? होता ये है कि आप क्या करें, सोडियम के नंबर बढ़ा दो। Na+ CO3- है, तो क्या करो आप 2 सोडियम ले लो, एक सोडियम पे +1 है, दूसरे सोडियम पे +1 है, अब 2 प्लस हो जाएंगे, तो 2 प्लस और 2 माइनस हो गया ना, कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या देंगे कि हमें क्या चाहिए? 2 सोडियम की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, Na2 लेते हैं और CO3 लिखते हैं। ठीक है, अब ऊपर ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, -2, क्योंकि ये नहीं तो फिर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 2 प्लस ऐसे। ठीक है, तो हम सिंपल, आप लोगों ने ये देखा होगा 9th क्लास में कि Na+ ऐसे लिखते हैं और CO3 2- ऐसे लिखते हो, और इसको क्या करते हो? ऐसे जो भी चार्जेस हैं उसको इसके नीचे लिख देते हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। ठीक है, और इसको 1 लिखे चाहे मत लिखे, ठीक है, लिखे चाहे ना लिखे, इसको आप लोगों को ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Na2CO3। दिस इज़ योर सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आ रही होगी बात समझ में? थोड़ा सा रिवाइज हो गया है 9th क्लास का। ओके, आगे देखते हैं क्या। बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है तो हम कहते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो पहले प्रेसिपिटेट के बारे में जान लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? प्रेसिपिटेट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो क्या है प्रेसिपिटेट? एक सॉलिड प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में एक सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को, जो कि उस सॉल्यूशन में, मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन था, चलो दोबारा से कर लेते हैं। मान लीजिए A है और B है, इन दोनों को मिलाया तो ये दोनों को हम लोगों ने मिला दिया, तो ये बना होगा C। तो इस C में क्या देखते हैं हम लोग? नीचे कुछ जम जाता है सॉलिड फॉर्म में, और ऊपर लिक्विड फॉर्म में कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो ये पूरा एक सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में
आपका जो सॉलिड फॉर्म में जो नीचे जम गया वो क्या आपका पीपीटी या फिर प्रेसिपिटेट, देखो पीपीटी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट को पीपीटी लिख सकते हैं, पीपीटी डॉट, ठीक है। ओके, तो क्या हो गया सॉलिड प्रेसिपिटेट क्या होगा, ए प्रेसिपिटेट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट, जो अलग हो जाता है, कब, रिएक्शन में, जब रिएक्शन होगा तो अलग हो जाएगा और नीचे जम जाएगा, ठीक है। ए प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन वाटर सॉल्यूशन ऑफ अ रिएक्टेंट व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म होगा, जब कहाँ गया, द प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन या फिर वाटर का सॉल्यूशन है, और रिएक्टेंट ऑफ वन प्रोडक्ट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, जब आपका एक प्रोडक्ट क्या हो या फिर एक प्रोडक्ट क्या हो, इनसॉल्युबल हो। अब देखिए नीचे जो बैठा है, नीचे जो जमा है, इनसॉल्युबल होगा तभी तो ये नीचे बैठ गया, अगर सॉल्युबल होता, देखिए दोबारा से समझिए, मान लीजिए आपके पास ये वाटर है, वाटर में अगर आप नमक मिलाते हो तो क्या होता है, क्या नमक नीचे बैठ जाता है, नहीं बैठता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है ना। होमोजीनियस मतलब इसमें, अब होमोजीनियस मिक्सचर के बिल्कुल अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, वो आपको 9th क्लास में पढ़ना था। थोड़ा सुनिए, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब आपने NaCl लिया या फिर नमक लिया, जब इसको पानी में डालते हो तो क्या NaCl नीचे हमें मिलता है, नहीं ना, वो पूरा घुल जाता है, मतलब वो सॉल्युबल है, ठीक है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये सॉल्युबल नहीं होता, ये इनसॉल्युबल होता है। हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बना तो प्रोडक्ट में एक ऐसा प्रोडक्ट बना जो कि इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल होगा उस सॉल्यूशन में तो वो नीचे बैठ जाएगा, उसे क्या बोलोगे आप, प्रेसिपिटेट। ओके, ठीक है, बात आ रही होगी समझ में। ओके, आगे क्या है, ए प्रेसिपिटेट कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बाय पासिंग ए गैस इनटू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस लाइक पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू लाइम वाटर। अभी देखते हैं क्या ये, तो प्रेसिपिटेट आप गैस को पास करके भी बना सकते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट कैसे भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि गैस को पास कीजिए, क्या, CO2 लिया, ये एक गैस है, एक सिलेंडर में होगा CO2, ठीक है, इस सिलेंडर में CO2 भरा हुआ है, इसमें से हम लोगों ने पाइप निकाला, ठीक है, एक सॉल्यूशन में इसको डिप कर देना है। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, इसमें आप लोगों ने इसको डिप कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 निकलेगा। अब ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पर, वो सॉल्यूशन किस चीज़ का, आपका लाइम वाटर का है। लाइम वाटर मतलब, लाइम वाटर क्या होता है, देखिए आपने सुना होगा कैल्शियम ऑक्साइड, सुना है, नहीं सुना है, तो देखिए क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जब CO2 के साथ मिल जाता है, या फिर ऐसे कह लीजिए लाइम वाटर बोला है ना, तो लाइम वाटर आप लोग ये होगा प्लस में CO2। अभी बताता हूँ ये क्या चल रहा है, CaCO3 प्लस वाटर। थोड़ा देखिए, आपका ये जो CO2 है ये एक सिलेंडर में है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक बीकर में है। इस CO2 को आपने सिलेंडर से इस बीकर में पास किया, तो बीकर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और हमें CO2 मिल गया, तो ये रिएक्शन होता है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनते हैं दो, वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका एक सॉल्ट है, इनसॉल्युबल है, तो ये नीचे जम जाता है, ठीक है, PPT का फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेता है। ये कौन, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नीचे आ जाता है, ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में ज़्यादातर, तो इस तरीके से नीचे फॉर्म हो जाता है। बात आ रही है समझ में। तो लाइम वाटर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बात आ रही है समझ में कि PPT कैसे बनाया, ठीक है। एक बार और बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, एक सिलेंडर में है, उसको हम लोगों ने लाइम वाटर में ट्रांसफ़र कर दिया। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, वाटर भी है और कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है किस में, वाटर में, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, जम जाएगा। जब जम जाएगा सॉलिड फॉर्म में तो उसे क्या बोलोगे आप, PPT। तो ये एक तरीका हो गया PPT का फॉर्मेशन करने के लिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ठीक है। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग तरीके से हो सकता है आपका PPT का फॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है, तो आज यहीं रोकते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आप कैसे कैसे करें, ठीक है, उसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।